गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी यूट्यूब चैनल्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को डिस्कस कर चुके थे और उस पर बेस जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड और एनोड वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो टॉपिक आपके लिए ले गए हैं वो आपके पास होगा जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ एक्चुअली, अब तक जैसे ये पता लग गया था भाई जो आपके पास न्यूक्लियर एटम है उसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल पता लग गया था, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बातें हम क्लियर आउट कर चुके थे और ये भी पता लग गया था वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ये सभी बातें हमारे पास क्लियर हो गई थी। फिर एक कन्फ्यूजन चल रहा था यहाँ पे कि रदरफोर्ड के माइंड के अंदर कि भाई यहाँ पे अगर नॉर्मली हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1 ऐसे होता है, किसी में होता है जैसे हीलियम में 2He4 हो गया, बेरिलियम के अंदर 4He9 हो गया आपके पास। इसका मतलब ये भी आगे हमारे पास आएगा, नीचे वाला जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर होता है। तो किसी में तो ये सेम है, आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, किसी में डबल होता है, किसी में डबल से ज़्यादा है। तो एक्चुअली उसने सोचा कि भाई कोई ना कोई सब एटॉमिक कुछ और इसके अंदर गड़बड़ है, उसके अंदर कोई ना कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो उसी चीज़ को देखने के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। उसने क्या किया, एक बेरिलियम की थिन फॉइल्स थी, बेरिलियम की जो थिन फॉइल है, पतली फॉइल है, उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, ये लाइक अल्फा पार्टिकल की तरह होता है हीलियम बिल्कुल, जिसके अंदर ये आपके दो एटॉमिक नंबर होता है उसका 2 और 4 क्या होता है इसका मास नंबर। ये आपके पास क्या है? अल्फा पार्टिकल आपका। और ये आपके पास थिन एक बेरिलियम की फॉइल थी, उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई और बम्बार्डमेंट करवाने के बाद हमें ये पता लगा कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल निकल के आया जिसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है बट उसका जो मास है वो सेम एज जो प्रोटॉन था, बिल्कुल नियरली उसके सेम ही है आपके पास। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन जिसका चार्ज कुछ नहीं है, मास को हमने राउंड फिगर के अंदर 1 लिखा है, ठीक है, जैसे राउंड फिगर में प्रोटॉन का 1 लिखते थे, इसका भी कितना है? 1 आपके पास। तो ये आपके पास होगा न्यूट्रॉन। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन बताई है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसपे क्या हो? नो चार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो बट मास इज इक्वल, जिसका मास होता है 1.67493 10 की पावर -24 kg। देखो मैंने आज इसको किलोग्राम में लिखा है, पीछे मैंने प्रोटॉन के क्या था उसमें मैंने ग्राम लिखा था, तो वहां पे ग्राम करते हैं तो 24 आ जाएगा, ग्राम करेंगे तो 24 है, किलोग्राम करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास है मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज, अगर मैं इसी की कंपैरिजन करूं, विच इज नियरली सेम है, जो किसके सेम है? सेम एज प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ये होता है 1.67, पूरा एग्जैक्ट देखें 1.676, ये लिखा हुआ है 1.6762 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल इसके नियरली क्या है? सेम है। इसलिए हमने बोल दिया कि जो न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास निकल के आया, जो जेम्स चैडविक ने जिसकी डिस्कवरी की थी, उसने बताया कि इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है बट इसका मास जो है वो नियरली सेम है, कैसा सेम है? प्रोटॉन की तरह। ठीक है, तो ये था हमारे पास न्यूट्रॉन आपके पास। अब देखो ये तो पता लग गया था जो हमारे पास, ये देखो आई थिंक डेफिनेशन सभी बच्चों को क्लियर आउट हो चुकी होगी। अब देखो यहाँ पे बातें क्या है, ये तो पता लग गया था भाई कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? 3। अभी तक हमने पता लग गया कि जो आपका एटम है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, एक है इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास प्रोटॉन और एक आपके पास क्या हो गया? न्यूट्रॉन। अब एटम में इनकी पोजीशन का है, अब हमारा मेन मुद्दा ये था कि एटम के अंदर इनकी लोकेशन का है। तो उसके लिए सबसे पहले जे थॉमसन जो था, जे थॉमसन ने अपने एक मॉडल दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और उस थॉमसन एटॉमिक मॉडल में उसने बोला कि एटम लाइक एक स्फीयर की तरह है। ये एटम जो आपके पास है वो एक स्फीयर की तरह है, ठीक है, और उस स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने नोटेशन का रखा है, एन एटम इज ए स्फीयर, एटम कैसा है? एक स्फीयर की तरह है,
ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज विद इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कौन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन, आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक एज प्लम इन पुडिंग, प्लम इन पुडिंग, जैसे आप देखते हो जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूजा, ठीक है, सर गर्मियों में खाते हो ना आप, तो उसके अंदर जब आप उसको कट करते हो तो अंदर रेड रेड पार्ट होता है और ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, तो ये भी एक आपके पास वही एक तरबूज है, तो इसके अंदर जैसे मैंने ऐसे कर दी ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जो मैंने लिखा दिखाया है ये आपके पास किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का, किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे, ठीक है। और जो अंदर का जो और पोर्शन बच गया आपके पास, अंदर का जो पोर्शन बच गया आपके पास, जैसे ये पोर्शन मेरे पास, अंदर का जो है हमारे पास पोर्शन जो मैंने किया है यहाँ पे, ये आपके पास दिखाया जो शो किया है, ये क्या आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव है, ये किसका काम करता है आपका, प्रोटॉन का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन का, और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, जैसे वो जो सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उस पूरे रेड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह वो जो वाटरमेलन था उसके अंदर क्या हो गया, जो रेड पार्ट था वो किसका काम कर रहा है, प्रोटॉन का, और जो सीड्स है ब्लैक सीड्स वो किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका क्या था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो जिसके अंदर ये बताया गया सेम, अच्छा उसमें ये भी बताया गया था द नंबर ऑफ, ये लिखा है नो नहीं है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी एटम के अंदर होते हैं ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन आपके पास, ठीक है, इसलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आपके पास। तो दैट विल बी द आइडिया गिवन, जो आइडिया दिया गया था जो किसके अकॉर्डिंग था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये था आपके पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो ये हमने बिल्कुल इजी से सीख लिया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट के अंदर एक छोटी सी बात है, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप 9th क्लास में पढ़ते आए हो। इससे हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर होता है, और जो अब आपके पास क्या उसके सराउंडिंग में स्पेस होता है कि नहीं होता है, तो वो सारी बातें हम अभी एक एक्सपेरिमेंट से मैं बताऊंगा आपको, और फिर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बेटा, ठीक है। तो ये थॉमसन मॉडल आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गया होगा कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, ठीक है, और एक स्फीयर की तरह होता है ये। अभी हमें बस ये पता लगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में तो आगे और जो मॉडल आएंगे आपके पास, नील बोर है, या वो आगे एक्सप्लेन करेंगे भी कि न्यूक्लियस के अंदर ही आपके पास क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो अब तक ये सब नहीं सीखा है, अब हम करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो बेटा हमारे पास है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट पता है उसने कैसे किया, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसने एक जैसे एक ब्लॉक लिया, जैसे ब्लॉक ऑफ लेड ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट को रख दिया। अब उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट के अंदर से क्या निकले आपके पास, अल्फा रेज, और यहाँ पे एक स्लिट लगा रखी है, ठीक है, और ये अल्फा रेज ऐसे जा रही है, और ये आपके पास थिन मेटल फॉयल है, और एक ही सर्कुलर स्क्रीन लगा रखी है ऐसे, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या रख रखा है, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है आपके पास, क्या रखा है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन, जैसे रेडियम, जैसे आप देखते हैं ना पहले जो बात होती थी तो उसके अंदर रेडियम लगा होता था, ऐसे जब अंधेरा हो जाता था वो चमकती थी ऐसे, ठीक है। तो या रेडियम है, या यूरेनियम है, या थोरियम है, ये सब क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसके जो हमने यहाँ पे रख रखा है, और यहाँ से जब उसको जब हीट करते हैं तो इसके अंदर से इसमें रेज निकलेगी, और वो रेज निकलने के बाद ये अल्फा रेज इस स्लिट से पास होने के बाद एक थिन फॉयल है, एक क्या है, पतली फॉयल है आपके पास, किसकी, गोल्ड की, किसकी है, गोल्ड की। जैसे उसके टकराता है, टकराने के बाद इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर ऐसे सिंटिलेशन से प्रोड्यूस होते हैं, और मतलब वो डायग्राम होता है इस टाइप से, मतलब जैसे मान लो गोल्ड आपके पास, ये सर्कल मेरे पास क्या है, ये आपके पास एक एटम है किसका, गोल्ड का,
इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इसका सराउंडिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर वही हमारे पास बातें आई। अब दिक्कत यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कई बार यही आता है कि भी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम गोल्ड की या प्लेटिनियम की मतलब हैवी मेटल की फॉइल क्यों लेते हैं, हैवी मेटल की फॉइल्स क्यों लेते हैं, एक तो ये क्वेश्चन होगा हमारे पास। हमने पतली फॉइल है वो क्यों नहीं ली, जैसे एल्यूमिनियम की क्यों नहीं ली हमने, या बेरिलियम की भी तो ले सकते थे, वो क्यों नहीं ली। तो दिक्कत क्या हुई कि वो क्यों नहीं ले सकते। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे मान लो ट्रक होता है, ट्रक है ना, और एक गाड़ी है, मान लो गाड़ी स्विफ्ट है, और आपके पास एक ट्रक है, बड़ा ट्रक एलपी ट्रक हो गया आपके पास, ठीक है, जो सामान लेके जाते हैं, बड़े वाले ट्रक डंपर जो आते हैं। अगर उसकी टक्कर हो जाए, अगर डंप जैसे मान लो ये आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है और ये डंपर है कोई बड़ा ट्रक, और वो उसका ऐसे टक्कर मारता है, तो टक्कर मारेगा तो क्या होगा, ट्रक का तो कम मतलब उसका नुकसान तो कम होगा, और जो स्विफ्ट है वो खत्म हो जाएगी, खत्म होगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैवी वही सिचुएशन यहाँ पे थी, क्योंकि जो आपके पास रेस जो गई है ना, अगर हैवी मास की अगर फॉइल लेंगे हम, पतली फॉइल हमने जरूर ली है बट वो हैवी मास की लिया है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होने के चांस थे, डिफ्लेक्शन होने के चांस थे। अगर मैं क्या लेता, अगर मैं कोई कम मास की लो मास की मेटल फॉइल अगर लेता, तो उससे जो मेरे पास जो रेज निकल के आए ना, वो उससे डिफ्लेक्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाती, तो उससे बच के निकल जाती वो, और डिफ्लेक्शन नहीं होती, तो ये हमारे पास इस टाइप का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो क्या क्या है, इसलिए हमने लिखा है कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड ए थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, गोल्ड ले सकते हो, प्लेटिनियम ना लिया आपने, मतलब जो हैवी मेटल की है वो फॉइल्स आपने लेनी है, ठीक है। जैसे आते हैं ना, जैसे सीट आप बोलते हो, जैसे कई बार आप चादर लेने जाते हो कितने एमएम की है, या प्लाई लेने जाते हो तो कितने एमएम की है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमने जो आपकी गोल्ड फॉइल है वो 10⁻11 एमएम की है, विच इज जिसपे क्या क्या है, जिसपे हमने बम्बार्डमेंट किसकी की है, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल। जब ये हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल इस पे बम्बार्ड करते हैं इस थिन फॉइल के अंदर, तो दिखने के अंदर हमारे पास जो अंदर का जो विजुअलाइज होता है सिस्टम वो इस टाइप का होता है। और इस सिस्टम में आपने ये भी सारी बातें सीखी हुई है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ जो रेज है वो बिल्कुल इसमें से पास चली गई है, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो रही है, और कुछ मतलब अगर मैं समझू 20,000 में से एक 20,000 में से कोई एक ऐसी रेज है वो डायरेक्ट हिट कर रही है इस आपके न्यूक्लियस से। इसका मतलब ये पता लग गया कि भी सेंटर के अंदर कोई ना कोई चीज होती है, और सेंटर में कौन आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेंटर के अंदर जो है और इसका जो सराउंडिंग पार्ट है वो एम्प्टी है, इसलिए एम्प्टी था तभी तो रेज इसमें से पास होगी आपके पास, ठीक है। तो ये तीन जो बातें हमारे पास इससे निकल के आई, इसका कंक्लूजन क्या आया, ये बातें ध्यान रखेंगे। इसका कंक्लूजन क्या आया कि भाई मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विच इंडिकेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल है वो सीधी स्ट्रेट चली जाती हैं, ऐसे पास हो जाती हैं, तो क्या इंडिकेट करती है कि द मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, जो मोस्ट ऑफ ज्यादातर जो पार्ट होता है एटम का वो कैसा है, एम्प्टी मतलब खाली है। तो पहला तो ये है हमारे पास। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अवे विद लार्ज एंगल, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। तो आपके पास ये जैसे मोर देन 90 डिग्री यही हो गया आपके पास, एक तो ये आपके पास ये कुछ 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया आपके पास, क्योंकि अगर 90 डिग्री होता है तो वो तो ऐसे हो जाता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल थोड़ा इस टाइप से है। तो कुछ सम अल्फा पार्टिकल यहाँ पे देखेंगे, इधर दिख रहा है आपको, सम अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अवे लार्ज एंगल, जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, विच इंडिकेट मतलब जो बता रहे हैं कि सेंटर ऑफ एटम इज, ये मेरा ये लिखने का मतलब ये है पॉजिटिवली लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिवली, सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज विच कैरी ऑल मास ऑफ एटम, जो ऑल मास ऑफ एटम उसको कैरी करता है, मतलब सेंटर के अंदर एक आपके पास क्या है, सेंटर के अंदर एक हैवी चीज जो होती है आपके पास, सेंटर के अंदर क्या आपके पास एक हैवी चीज है आपके पास, ये देखो आप दिखने में आपको स्मॉल दिख रही है आपके पास यहाँ पे, कि जैसे आप सोचो सर इसके तो टच ही नहीं हो रहा, पर अगर हम पूरी कंप्लीट पिक्चर देखेंगे तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इसी तरह उसका साइज बढ़ता है, और जो आपके पास न्यूक्लियस है उसका भी साइज होता है।
तो उससे क्या हुआ आपके पास, तो इसका इंडिकेट मतलब क्या आया हुआ आपके पास, डिफ्लेक्ट हुई, मतलब थोड़ा हल्का टच हुआ उससे, मतलब अगर डायरेक्ट हिट करेंगे ना, डायरेक्ट हिट करेंगे तो इसका मतलब वही क्या होगा, रिटर्न बैक आगे, मतलब जो तीसरी कंडीशन। तो एक कंडीशन तो ये थी, दूसरी ये है, और तीसरी कंडीशन ये है। तीसरी का मतलब ये है ओनली फ्यू पार्टिकल। फ्यू का मतलब अगर मैं 20,000 में से एक की बात करूं तो मैंने लिखा रखा अबाउट 1 इन 20,000, मतलब 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा वर रिटर्न बैक टू देम ओरिजिनल डायरेक्शन, जैसे जिस डायरेक्शन से गया था उसी से बैक आ गया आपके पास, वो इंडिकेट करता है, वो क्या होता है, विच इंडिकेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू एटम। एटम के साइज जैसे, इसीलिए तो हम करते हैं, इसीलिए तो हमने इस डायग्राम के अंदर इस चीज को छोटा दिखाया है, वो इसलिए दिखाया भाई एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि एटम ऐसे बड़ा होगा और ये उसके अंदर जो न्यूक्लियस उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। अगर वो डायरेक्ट आपके पास जो रेंज आपकी वो डायरेक्ट हिट करती है इससे, तो उसी डायरेक्शन में रिटर्न बैक आ जाती है। तो दैट विल बी द थ्री पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो तीन बातें हमारे पास आती है इसके अंदर। ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन, एक स्टेट मतलब सीधी चली गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया आपके पास, कुछ क्या हो गया आपके पास, रिटर्न आ गए उसी ओरिजिनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गई थी उसी से बैक आ गया। तो दैट विल बी द आइडिया टू आइडेंटिफाई रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को ये एक बार आप देख ले अच्छी तरीके से इसको, कोई पॉइंटों को नोट डाउन कर सकते हो आप अपने कॉपी के अंदर। अब हमारे पास इसमें जो हमने एक मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेटा, अब तक जो हमने सीखा था उसमें यही बातें आई है आपके पास कि भी एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर कौन आपके इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन आपका प्रोटॉन है। ठीक है, एक तो ये बातें हमें पता लगा भी एटम के अंदर दो पार्ट हैं। एक इसमें पता लगा भाई ये वही बात है, प्रोटॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, जैसे मान लो ये आपके पास प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहा है, उसके अराउंड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है एटम इज कंपेरेबल। अगर हम एटम को कंपेरेबल करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जैसे मान लो आपका जो सन है वो किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन किसका काम कर रहे हैं, प्लेनेट का। इसका मतलब सन के अराउंड में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके पास, प्लेनेट। सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहे हैं आपके, प्लेनेट। तो प्लेनेट किसका काम कर रहे हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन का, और न्यूक्लियस का काम कौन कर रहा है, सन। तो दैट विल बी द postulates and points according to Rutherford atomic model। तो Rutherford atomic model के ये पॉइंट है। फिर एक वो पॉइंट एज इट इज सेम है कि भी एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कमियां क्या थी, कि भी ये मॉडल तो दे दिया था पर इसकी कमियां क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये अभी हम जो आगे मॉडल आएगा वो उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। तो अब के लिए आप बस माइंड में याद रखेंगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। की हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो लाइनें हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट, पी फंड, ये कुछ लाइनें आएंगे आपके पास जिससे हम मैक्सिमम इमिशन लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं वो आगे आएंगी इसी के अंदर। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसको इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये था कि न्यूक्लियस है और इसके अराउंड कौन आपके पास जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है आपके पास। तो इसके हिसाब से तो ये हुआ कि भाई कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी अपोजिट के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब इसके अंदर मिल जाएगा जाके। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये क्योंकि हम ये तो सोचते हैं कि भी इस अपोजिट चार्ज का जो पार्टिकल है अगर बार बार ऐसे रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, अपने एनर्जी को लॉस कर देगा, और अपने एनर्जी को लॉस करने के बाद क्या होगा, अल्टीमेट एक टाइम ऐसे आएगा कि वो इसके अंदर गिर जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि इन जब आगे एक मॉडल आएगा
नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम, उसने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली सिस्टम ऐसे होता है, ये न्यूक्लियस है और ये पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं हमारे पास, स्टेशनरी ऑर्बिट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपका। ये बातें वो बताएगा आपके पास जो नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम आएगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भी कैसे स्टेबल है आपका एटम, कैसे स्टेबल है। एक इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब इसने भाई ये बताया कि आपके पास प्रोटॉन का प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये कुछ बताया नहीं, आइडिया नहीं दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सराउंडिंग में तो है, ये तो पता हमें सराउंडिंग में, बट एक्चुअली है कहाँ वो सराउंडिंग के अंदर, और क्या उनकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है उनकी, मतलब उसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया। तो दैट विल बी द 3 की पॉइंट्स टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड है अनेबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब कोई आइडिया नहीं, ये तो बता दे भाई जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है, किस टाइप से उसकी एनर्जी है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो दैट विल बी द 3 की पॉइंट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये पर देखे ध्यान से, और आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम आगे का जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। बेटा इसको अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन किया करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछा करो, ठीक है। और इससे बेस जो आपके पास वर्कशीट है वो मिल जाएगी। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, रिजल्ट भी आपका आ चुका है, अच्छा रिजल्ट आपका आया है। थैंक यू। काफ़ी बच्चों ने अपने चलो थोड़ा और 2-4 मिनट और कर लेते हैं हम, कुछ वर्क आगे कुछ नहीं करवाएंगे, सीमित नहीं करना आपको। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए उन्होंने अपना रिव्यू दिया है वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं। तो जैसी मेहनत बेटा आपने 10th क्लास में की है, ऐसी मेहनत आप अपनी जो आगे आने वाली जो आपकी जो क्लास है, प्रेजेंट की जो 11th की क्लास है, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं तो ऐसे ही मेहनत करेंगे वो, क्योंकि ऐसे मेहनत करोगे तो आप जैसे 10th के अंदर जो मार्क्स अटेंड किया है उसके कंपेरिजन आप जब 12th में जाओगे तो और भी अच्छे मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो, मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, जिससे आपके पास और अलग अलग अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, आप अलग अलग कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले पाओगे। दूसरा, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई जैसे मान लो वीडियो को आपने एक बार देख लिया, तो वीडियो को जरूर नहीं कि आप एक बार, जैसे हमने वीडियो आपको 30 मिनट्स की दी है तो आपने बस एक बार वीडियो को देखा बस ठीक है कर लिया। आप उस वीडियो को बार बार देखा करो, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ करवाई गई है कि एक बार समझ में भी ना भी आए तो फिर नेक्स्ट टाइम देखो उसको, फिर 3 टाइम देखो, 4 टाइम देखो, क्योंकि बार बार अगर हम कोई चीज़ों को देखते हैं तो हमें थोड़ी चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर होती हैं और हमें अच्छे से समझ में भी आते हैं वो। दूसरा, अब एक चीज़ थोड़ा ये कि भी जो 10th क्लास से जब जैसे आप 11th में आए हो तो देखो अब साइंस का मतलब जो ब्रांच थी वो तीनों अलग अलग सी हो गई हैं। फिजिक्स की अलग बुक पढ़नी है आपको, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी की अलग है। पहले आप साइंस को एक कलेक्टिवली एक बुक के अंदर पढ़ते थे, तो तीनों अलग अलग आ गई हैं, और अब आप थोड़ी ही उन चीज़ों के डीप के अंदर जाने लग जाओगे। पहले हम 10th क्लास में उनकी वे स्मॉल स्मॉल पोर्शन को पढ़ते थे, और 11th और 12th क्लास में उस चीज़ को थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, बट आपको उसके ऊपर फोकस रखना है। फोकस का मतलब क्या है, वीडियो को बार बार देखें, एक बार समझ में नहीं है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, और उस पर जो बेस जो आपको वर्कशीट मिलती है उनको अपने जो क्वेश्चन है उसको भी और इसको भी आप दोनों काम को अपनी कॉपी के अंदर करें, क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो इसी पे बेस होते हैं। जो टॉपिक हमने करवाया है उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको उसके अंदर करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को ये बातें क्लियर आउट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और सभी बच्चों से मैं आशा रखता हूँ कि वो अपने काम को अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब अपने आप घर पे अच्छे सेफ रहें, होम के अंदर कोरोना से बच के रहें, ज़्यादा घूमें ना इधर उधर, और हाथों को कम से कम 10 से 20 बार अपने हैंड को वॉश करें, ठीक है। थैंक यू।